Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Maqsood Ali Abbas. This channel is a learning hub for BS and MS classes. So आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा जो आज का टॉपिक है या सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2, इसे कैलकुलस भी कह सकते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इसको ज़रा इस अंदाज से पढ़ा जाएगा कि हम पहले देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट कब से है, लिमिट को कैसे पढ़ा गया, लिमिट को कैसे इस्तेमाल किया गया, बिहाइंड द सीन जो लिमिट हम यूज़ करते हैं, बिहाइंड द सीन उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे कि एग्जांपल्स की मदद से हेल्प लेंगे इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम लिमिट को समझ सकें। जब किसी हद तक हम समझ जाएंगे तो फिर देखेंगे इसका फार्मूला कैसे वज़ा किया गया, लिमिट के लिए किस अंदाज में इसका फार्मूला अपनाया गया, या फिर यूं कहिए कि हम ये देखेंगे कि लिमिट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। फिर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम ये पता चलाने की कोशिश करेंगे कि लिमिट का आइडिया हम पर वाज़े हो सके। लेकिन जो आगाज है वो मैं कुछ डिस्कशन आपके सामने करूंगा सोशल लाइफ के हवाले से, ताकि हम ये जान सकें कि लिमिट का आइडिया कैसे यूज होता रहा जबकि लोगों को पता ही नहीं था कि वो लिमिट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि वो लिमिट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तब भी लिमिट का वजूद था, तब भी लिमिट मुस्तअमल थी। चलिए जरा 2-4 मिनट के लिए सोशल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें मैं आपकी राय शामिल करूंगा। आप जो राय देंगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम फिर एक एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम उसको डेफिनेशन का रूप देंगे, फिर उसे फार्मूले की जानब लेके जाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैं तलबा से मुखातिब हूँ कि अमूमी तौर पर एक स्टूडेंट जब मैट्रिक कर लेता है तो तकरीबन 16 बरस एज होती है, और जब इंटर कर लेता है तो एवरेज तकरीबन 18 बरस एज होती है। उसके बाद वो प्लान बनाता है एफएससी करने के बाद कि अब मैं आगे नई डिग्री में एडमिशन लूँ, किसी और जानब आगे बढ़ूँ, कोई और इल्म हासिल करूँ। तालीम के लिए वो मज़ीद तगोदाव करता है। कोई बीएस स्टैट में दाखिला लेता है, कोई बीएस इकोनॉमिक्स की तरफ जाता है, कोई बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन लेता है, कोई बीएस फिजिक्स की तरफ रुजू करता है, अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तादात के मुताबिक, और सबसे बढ़कर अपने अपने इंटर के जो मार्क्स हैं उसके मुताबिक वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसी से ही स्टूडेंट के एप्टीट्यूड का पता चलता है। अब लम्हा भर के लिए सोच लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने इंटर में 798 मार्क्स लिए, 798 मार्क्स लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन ये जहन में रहे, जब स्टूडेंट पेपर दे देता है इंटर के, तो कुछ टाइम होता है 3-4 माह का, तो बहुत से बच्चे उस दौरान में कुछ शार्ट कोर्स कर लेते हैं। कुछ बच्चे ज़रा समझदार होते हैं, वो कोई छोटी मोटा कोई जॉब ऐसी कर लेते हैं ताकि अपनी बीएस की कोई फीस वगैरह बना लेते हैं। कुछ समझदार स्टूडेंट ऐसा करते भी हैं, मुआशरे में सारे तबकात एक जैसे नहीं होते, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं। बिलफर्ज महाल आप यूँ समझ लें कि तालिब इल्म ने 3-4 महीने को कैश करने का फैसला कर लिया। वो एक फैक्ट्री में गया, वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब थी,
उसने कहा चलें एक्सपीरियंस ही सही, 3-4 माह तो जॉब करनी है, फिर एडमिशन लेना है, BS स्टैट भी करना है। तो जाहिर है वहां जब वो गया तो उन्होंने देखा कि नया है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, तो चलें हमें भी एक आदमी की जरूरत है, काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे रख लिया गया उन्होंने। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे जब उन्होंने रखा तो उन्होंने कहा जी हम आपकी जो सैलरी है आगाज में हमारा एक पैकेज है उसके मुताबिक लगाएंगे। तो 14,900 ये उसकी सैलरी तय आ गई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया। देखिए ये सोशल लाइफ से एग्जांपल लेकर मैं आपको लिमिट के कंसेप्ट के करीब करना चाह रहा हूं। और अच्छा ये बात भी याद रखें कि हमारा जो सोशल सेटअप है वो किस अंदाज का है। अब ये जो बच्चा जिसने इंटर का एग्जाम दिया है इस दौरान में उसकी एज हो गई कोई 17 साल और 5 माह 20 दिन। 17 साल 5 माह 20 दिन। अब यहां पर कुछ सवाल हैं। कोई बंदा, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार उस बच्चे के वालिदैन से कुछ सवाल करेंगे कि जी बताइए जरा आजकल नौजवान क्या कर रहा है। वो कहेंगे जी नौजवान पेपर दिए हुए हैं, BS स्टैट उसने करने हैं, तो उसका रिजल्ट आने वाला है, इस दौरान वो जरा जॉब कर रहा है। अच्छा, वो जो सवाल करने वाला था वो जरा थोड़ा सिनकी किस्म का था, उसने जरा ज्यादा कुरेद के सवाल करने शुरू कर दिए। उसने पूछा जी ये बताइए बच्चे की माशाल्लाह सैलरी कितनी है। अब आप सारी क्लास जितने बच्चे स्टार्ट पढ़ते हैं मुझे ये बताइए कि सैलरी उसकी बच्चे की है 14,800 रुपये या 14,900 रुपये, ये उसकी सैलरी। जब कोई पूछेगा तो क्या वालिदैन इस तरह से डिटेल में बताएंगे कि जी हमारे बच्चे की जो तनख्वाह है वो 14,900 रुपये है? नहीं। वो क्या करेंगे, वो देसी लोग होते हैं, वालिदैन इतनी डिटेल में तो जाते नहीं। उन्होंने कहा जी इसकी तनख्वाह 15,000। ठीक है जी। अच्छा अगर उसने सवाल कर दिया कि बच्चे की एज कितनी है, तो बच्चे की एज है 17 ईयर्स 5 मंथ्स और 20 डेज। तो जब वालिदैन से पूछ लिया वालिदैन क्या जवाब देंगे, उन्होंने कहना 17.5 साल। अब बिलफर्ज इन्हीं दिनों में रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि बच्चे ने BS स्टैट में एडमिशन भी तो लेना है ना। रिजल्ट आ जाता है 795 मार्क्स। चले मैंने 98, 798 मार्क्स। अगर वालिदैन से पूछ लिया जाए तो वो क्या बताएंगे, उन्होंने सीधा सीधा कहना जी 800। अब आप मुझे ये बताइए क्या इस सारी गुफ्तगू में वालिदैन ने झूठ बोला? 3 सवाल हुए, तीनों का उन्होंने असल कुछ और था, उन्होंने जवाब कुछ और दिया। क्या ये झूठ? नहीं, ये झूठ नहीं है। वालिदैन ने ना जानते हुए भी लिमिट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी जिंदगियों में इस्तेमाल होता है। जब बच्चे की सैलरी का सवाल किया गया तो 14,900 रुपया थी। ये है असल कीमत, इसे कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन चूंकि ये 14,900, 15,000 एक मारूफ कीमत है, उसके करीब करीब थी, इसलिए वालिदैन ने एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई, बल्कि ये वैल्यू जिस कीमत के करीब जा रही थी वो वैल्यू उन्होंने इस्तेमाल की। बस उसी वैल्यू का नाम, जिसकी तरफ ये बढ़ रही थी उसी का नाम लिमिटिंग वैल्यू है, वही लिमिट कहलाती है। तो वालिदैन ने दरअसल लिमिट वैल्यू बताई है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई। और जब एज का सवाल हुआ, अब एज बनती थी 17 साल 5 मंथ 20 डेज, लेकिन वालिदैन ने ऐसे इन डिटेल में नहीं बताया ये एक्चुअल एज है। लेकिन वालिदैन ने एक्चुअल एज नहीं बताई, उन्होंने लिमिटिंग एज बताई है, क्योंकि बच्चे की एज एक खास वैल्यू जो कि करीब तरीन बड़ी वैल्यू या जो करीब तरीन मारूफ वैल्यू है 17.5, उन्होंने वो बताई है, और वो लिमिटिंग वैल्यू।
लिमिटिंग वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ जा रही हो वो लिमिटिंग होती है, एक्चुअल और होती है, लिमिटिंग और होती है। और जब मार्क्स की बात बताई गई 798 मार्क्स चाहिए तो था, यही था कि डिग्री पे ये लिखें यही बताते, मगर नहीं, वालिदैन ने यहाँ भी लिमिट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा 798 बहुत करीब है 8 एक और नंबर के, मारूफ नंबर के 800। अच्छा ये बताएं, अगर बच्चे के नंबर 801 801 आए, बच्चा तो हर जगह 801 बताएगा, मगर वालिदैन तो 801 नहीं बताएंगे। वो क्या बताएंगे? वो बताएंगे जी 800, 800 नंबर ले आज बच्चे, बेशक 801 लिए हो, लेकिन वो 800 बताएंगे। क्यों? इसलिए 801 एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन 800 उसके करीब मारूफ वैल्यू है। तो वालिदैन ने मारूफ वैल्यू का इस्तेमाल किया जो कि लिमिट कहलाता। 798 के लिए भी लिमिट क्या है कि ये 798 एक और वैल्यू 800 की तरफ जा रही है, तो एक्चुअल नहीं बताई उन्होंने, लिमिटिंग वैल्यू बताई। ये होती है लिमिटिंग वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू जब किसी खास नंबर के करीब पड़ रही हो, तो वो खास नंबर जिसके करीब हो रही होती है वो लिमिट होती है, और पहले वाली एक्चुअल वैल्यू होती है। ये सोशल लाइफ की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिकली एग्जांपल देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन और फार्मूले की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x। थोड़ा ज़रा इसे समझने की कोशिश करें ताकि लिमिट का कंसेप्ट आपको आ सके। 1/x, यहाँ जो वैल्यू इसमें पुट की जाएगी वो इधर लिखी जाएगी, वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो इधर लिखा जाएगा। ये सेट डोमेन कहलाएगा, ये सेट रेंज कहलाएगा। इस सेट का नाम x रखा जाएगा, इस सेट का नाम y रखा जाएगा। यहाँ पहला रुकन 1 पुट करें तो x की जगह पर 1 लगाएं, 1/1 दैट इज 1। फिर आप 2 लगाइए, जब 2 का इंदराज करें तो 1/2 दैट इज 0.5। फिर आप 3 पुट कीजिए, जब आप 3 पुट करेंगे 1/3 दैट इज 0.33। 4 पुट कीजिए, जब आपने 4 पुट किया 1/4 इक्वल 0.25। फिर आप 5 पुट कीजिए, जब 5 पुट किया तो 1/5 इक्वल 0.20। अब आप इसके बिहेवियर का गेस कीजिए, आपको लिमिट का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, आप इधर से 6 पुट करेंगे, इधर से कोई आंसर आ जाएगा। 1/x में आप 7 पुट करेंगे, फिर कोई आंसर आ जाएगा। आप 1/x में 8 लगाएंगे, फिर कोई आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस तो ऐसा चलता रहेगा। आखिर ये प्रोसेस कब एंड होगा? तो मैथमेटिक्स में लिमिट का कंसेप्ट ऐसे ही प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम आता है। क्या आप गेस करेंगे दोनों तरफ कि इधर डोमेन के एलिमेंट्स किस तरफ को जा रहे हैं, जवाबन ये रेंज के एलिमेंट्स आंसर किधर को जा रहे हैं। फिर से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि डोमेन के एलिमेंट्स किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जवाबन रेंज के अरकान किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसी एग्जांपल की जरा एक नजर गौर से देखें। इसी मिसाल में 1 लगाने पर 1 आया, 2 लगाने पर एग्जैक्ट हाफ हो गया 0.5, 3 लगाया और आंसर छोटा हो गया 0.33, 4 लगाने पर पहले से भी लेस आंसर आ गया 0.25, 5 लगाए और छोटा जवाब 0.20। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम अगले से अगला नंबर लगा रहे हैं, जवाब में हमारा आंसर छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। तो x जब हम यहां हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। जब हम यहाँ इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो जवाबन ये रेंज 0 की तरफ जा रही है, ये यानी ये आंसर छोटा होकर मजीद लेस और कम और छोटा होकर 0 की तरफ जा रहा है। तो इसी चीज को जिस नंबर की तरफ ये जा रहा है वही नंबर इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। ठीक है, अब इसको जरा मैथमेटिकल रूप कैसे देंगे, फार्मूले की शक्ल कैसे देंगे। लिमिट डोमेन किसी नंबर की तरफ जाएगी, जवाबन रेंज भी किसी नंबर की तरफ जाती है। तो डोमेन के किसी खास नंबर की तरफ जाने पर रेंज जिस खास नंबर की तरफ जाए वही नंबर लिमिट कहलाता है। अब इस सवाल में
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और 1/x किस तरफ गया, वो 0 की तरफ गया। अब यहाँ आंसर क्या आ गया, 0 इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, यही आपका फार्मूला है, यही लिमिट है। इसी को, ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसी को जब लफ्जों में लिखेंगे वही लिमिट की डेफिनेशन होगी। लिमिट x approaches to a number a, then f of x will approach to a number l. This l is limit of this function. ठीक है, अब हम जरा किताब से डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन थॉमस कैलकुलस से हम पढ़ रहे हैं। Let f of x be defined on an open interval about x naught, except possibly x naught itself. If f of x gets arbitrarily close to L, अगर f of x एक नंबर के क्लोज हो रही है, for x sufficiently close to x naught, जब x x naught की तरफ क्लोज होगा, जवाबन f x एक नंबर L की तरफ क्लोज हो जाएगा। We say that f approaches to the limit. अब इसको हम क्या कहते हैं कि f एक लिमिट की तरफ जा रहा है जब x x naught की तरफ जा रहा है। तो लिमिट x approaches to x naught f of x equal L, ये L is the limit of the function। अब यहाँ अगर आप FSC मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर, वहाँ लिमिट की एक्सरसाइज 1.3, वहां से अगर लिमिट की डेफिनेशन लेकर भी आप लिखें तो बिल्कुल दुरुस्त मानी जाएगी। बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि आप उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ सुने तो वही सुनाएं, लिखें कहीं तो वही डेफिनेशन लिखें, क्योंकि वो बहुत कम्प्रीहेंसिव और बेहतर तौर पर लिखी हुई है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। f of x x square minus 1 over x minus 1, कहता है जी हाउ डज द फंक्शन बिहेव नियर x equal 1, x equal 1 पर इसका बिहेवियर क्या है। तो लेट अस चेक इट। अगर हम 1 पुट कर दें 0/0 बन जाएगा। तो आपको पता है कि लिमिट के क्वेश्चंस में 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो 0/0 से बचने के लिए क्या आपने सीखा हुआ है, वहां पर अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते हैं। ऊपर फैक्टराइज हो जाएगा, फिर ये एक फैक्टर कट जाएगा, एफ एक्स का रिड्यूस होकर x + 1 रह जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। सबसे पहले हुआ क्या था, एग्जैक्टली जब यहाँ पर हमने डायरेक्टली 1 अप्लाई कर दिया तो हमें आंसर नहीं मिला। ये इस फंक्शन का ग्राफ है x² - 1, ये देखें, ये 0 है, ये 1 है। 1 पर कोई आंसर नहीं। होल का मतलब क्या है कि यहाँ में कोई जवाब ही नहीं मिला। 1 पर आंसर नहीं, 1 पर डिफाइंड नहीं। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया कि हमने उस वहां पर एक होल है, f1 डिफाइंड नहीं था। तो फिर अब ये 1 पर वैल्यू तो नहीं मिलेगी, 1 पर अब हमने लिमिट हासिल करनी है। अब लिमिट कैसे हासिल होगी, दो ही अंदाज हैं। या तो आप इस 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ आ जाए, x अप्रोचेस टू 1, यानी ये 0, 0 के बाद 0.1, पॉइंट के बाद 0.2, पॉइंट के बाद 2 के बाद 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। किस तरफ को हम जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं। 0 पर ये फंक्शन, 0.1 पर फंक्शन यहाँ आ गया, 0.2 पर यहाँ आ गया, 0.3 पर यहाँ आ गया, 0.4 पर फंक्शन यहाँ आ गया, 0.5 पर इधर आ गया, ये 0.6 पर आगे आ गया, 0.7, 8, 0.9 तक इधर आ गया। ठीक है, 1 पर हमें वैल्यू नहीं मिलनी। तो इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे, हमने ये देखना है कि जब हमारा x ही x है
और ये y है। जब हमारा x 1 की तरफ जाता है तो फिर हमारा y जो है वो 2 की तरफ जा रहा होता है। ये है लिमिटिंग वैल्यू। आप इधर से भी आ सकते हैं 1 के राइट से। आप 1.5 पर खड़े हैं, फिर 1.4 पे आ जाए। 1.5 पर खड़े हैं तो आपकी पे ये वैल्यू है, 1.4 पर यहाँ वैल्यू आ जाएगी, 1.3, 1.2, 1.1, इस तरह और 1.1 से और पीछे आए तो जैसे जैसे आप 1 की तरफ जाएंगे फंक्शन बी ऐसे इसकी तरफ आएगा। यानी इधर है, यहाँ पर आप खड़े हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू है। आप इधर मूव करना शुरू कर देंगे, फंक्शन भी इधर आना शुरू कर देगा। यही सूरत हाल इधर है कि आप 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो आपका फंक्शन भी ऐसे जाना शुरू कर देगा। ये उसने बनाया हुआ है कि 0.9 पर वैल्यू ये है, 0.99 पर क्या वैल्यू है, 0.999 पर ये वैल्यू है, पॉइंट ये 6 मरतबा अगर 9 लगाएं फिर ये वैल्यू है। तो जवाबात ये बता रहे हैं। आप 0.9 के बाद जितना 1 के करीब जाएंगे आंसर उतना ही 2 के करीब जाएगा। लाइकवाइज और अगर आप एंड से पीछे आते हैं 1.1 से 1.01 और पीछे आगे 1.001, 1.501, जितना आप करीब आते जाएंगे आपका आंसर भी 2 की तरफ आता चला जाएगा। ये बिहेवियर शो किया गया है। अब लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया ऊपर फैक्टराइज करके एक फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करें 2 आंसर आ जाएगा। तो इसकी लिमिट 2 है दोनों तरफ से। अगर आप 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो ये 2 की तरफ आपका फंक्शन चल जाता है, और अगर 1 के राइट से इधर को आएंगे तब ये 2 की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिट 2 है। ये हमारे पास लिमिट does not depend on how function is defined at x naught। अच्छा, यहां फंक्शन डिफाइंड नहीं लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या है 1 पर फंक्शन डिफाइंड है, 1 पर लिमिट कुछ और आएगी जबकि एक्चुअल वैल्यू और होगी। असल में उसने ये जो हेडिंग लगाया ना इसमें, ये जो बात कर रहा है वो कहता है जी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये किस तरह से डिफाइन किया गया है। यानी लिमिट का मालूम करना फंक्शन की डेफिनेशन पर डिपेंड नहीं करता। फंक्शन जैसे भी डिफाइन किया गया हो लिमिट कैलकुलेट करने का अपना अंदाज है। अब यहाँ देखें फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है 1 पर लेकिन लिमिट हासिल होती है। यहाँ फंक्शन 1 पर डिफाइंड है और 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये देखें, लेकिन लिमिट 2 आती है। अब यहाँ फंक्शन की 1 पर वैल्यू भी 1 है, लिमिट भी 1 पर वैल्यू भी 2 है, लिमिट भी 2 है। एक दफा फिर मैं तीनों जरा रिपीट करूंगा। ए पार्ट में फंक्शन 1 पर डिफाइंड ही नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहूंगा जब हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड, इससे क्या मुराद है? हाँ जी बताइए जरा। आपकी पूरी क्लास में मुझे 3 बच्चों के नाम आते हैं, एक सीआर का, एक जीआर का और एक शायद कोई और स्टूडेंट। तो जरा आप मुझे बताइए सीआर जीआर से मैं सवाल करता हूँ कि जब हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड है उससे क्या मुराद है, और जब कहते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं है तब क्या मुराद है? सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जब हम पॉइंट पुट करें तो कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो फंक्शन डिफाइंड है, और पॉइंट पुट करने पर कोई डेफिनेट नंबर ना आए तो हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये 1 पर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए तो वहां पर होल है, सुराख है, वैल्यू ही नहीं पाई जाती। वैल्यू होती तो ग्राफ का हिस्सा होता, वो ग्राफ पुर होता। 1 पर डिफाइंड नहीं है मगर 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट मिलती है हमें। और इस पार्ट में बी में 1 पर डिफाइंड है फंक्शन और एक्चुअल वैल्यू 1 है जबकि लिमिट 2 आएगी।
यहाँ पर फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शन जब डिफाइंड है तो वैल्यू 0.1 पर 2 आती है और लिमिट भी 2 आती है। ये इस ग्राफ की खास बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ आपकी मल्टीपल चॉइस की एक दो चीजें हैं। कहता जी ये कांस्टेंट है 4, इस पे x अप्रोचेस टू लिमिट लगाएं तो आंसर कांस्टेंट की लिमिट वही होती है जी, इस पार्ट में भी, इस पार्ट में, ये देखिए। और ये x है, x अप्रोचेस टू 3 आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इसमें लगाइए 7 आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू -2/3 आंसर। ठीक है, अब एक दो मैं आपसे मजीद डिस्कस करूंगा, फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे। द आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है जी? आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में, पार्ट सेकंड में। वहाँ डेफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, बेशक आप उन्हीं डेफिनेशंस को इस्तेमाल कर लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो डोमेन का नंबर पुट किया जाता है रेंज में भी वही आंसर आता है। जैसे ये देखें y = x, जो x है वही y है, जो y है वही x है, सेम अर्लियस। ये इसका ग्राफ है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में एक वैल्यू y एक्सिस को कट करती है। आप x की वैल्यू यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है। इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये मैं इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, डेफिनेशंस आप इनकी मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें लिमिट के हवाले से मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उससे अगले लेक्चर में इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।